Hello, my dear students. Welcome to my new lecture. So, in this new lecture, we are going to talk about superconductivity. ठीक है, तो this is the first lecture of superconductivity. Okay, तो superconductivity और superconductor जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, सुपर प्लस कंडक्टर. इसका मतलब ये सुपर कंडक्टर है, इसका मतलब इट इज सुपीरियर देन अ कंडक्टर. ठीक है, तो लेट्स सी कि सुपर कंडक्टर किस तरीके से कंडक्टर से डिफरेंट है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम इस वीडियो में देखेंगे. सो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसके बाद हम जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में फर्दर बात करेंगे. ओके, सो हियर वी गो. So, in this lecture, we are going to talk about what is superconductivity, what is zero electrical resistance, what is Meissner effect, what is critical parameters of superconductor, and what are the classification of superconductors. So, this is outline of this lecture. Next, so what is superconductivity? Superconductivity का definition क्या है? ठीक है, तो superconductivity का definition है when certain materials are cooled below a particular temperature, then their electrical resistance drops to zero suddenly. Okay, and they also expel the magnetic flux from their interior. यानी कि उस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर फेंक देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर देता है. ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से जो मिलके बना हुआ मटेरियल है उसको हम कहते हैं सुपरकंडक्टर. और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिनन इज नोन एज सुपरकंडक्टिविटी. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ वी हैव आइडियल कंडक्टर, ठीक है, तो अगर हमारे पास एक आइडियल कंडक्टर है, इफ वी हैव आइडियल कंडक्टर, ठीक है, तो आइडियल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. सो इट मींस उसका जो रेसिस्टिविटी होगा, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्ट, जो भी वो मटेरियल है, कंडक्टर या सुपर कंडक्टर, डिवाइडेड बाय ए क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो जैसे मान लिया अगर हम बात कर रहे हैं, पहले हम रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी के रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, सपोज आई हैव अ कंडक्टिंग वायर. ओके, उसमें अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, ओके, और इसका लेंथ कितना है? दिस इज हैविंग लेंथ L, और ये इसका जो एरिया है जिसमें से करंट क्रॉस होके जा रही है ऐसे करके, उसका एरिया कितना है? A है. ओके, तो इसका जो रेसिस्टिविटी है और इसका जो रेजिस्टेंस है उनके बीच में ये रिलेशन होगा. रेजिस्टेंस इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. ओके, रेसिस्टिविटी जो है वो एक इंटरनल पैरामीटर है. यानी कि अगर आप क्या करेंगे, आप कितना भी लंबा वायर ले लें सेम मटेरियल का, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. ओके, बट रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा. अगर आप 1 मीटर लेंथ का वायर लेंगे या 2 मीटर लेंथ का वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बट रेसिस्टिविटी विल बी सेम. इसका मतलब क्या है? जो रेसिस्टिविटी है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? वो किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है. यानी कि अगर आप कॉपर वायर लेंगे या सिल्वर का वायर लेंगे तो दोनों की रेसिस्टिविटी अलग होगी. ओके, बट अगर मैं कॉपर का ही 1 मीटर लंबा वायर लूंगा या 2 मीटर लंबा वायर लूंगा तो रेसिस्टिविटी विल बी सेम बट रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. ओके, तो ये रिलेशन है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई आइडियल कंडक्टर है, ठीक है, तो आइडियल कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी क्या होगी? जीरो होगी, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? जीरो होगा. ओके, तो इट मींस आइडियल कंडक्टर भी जीरो रेजिस्टेंस रख सकता है. तो हम क्या कह रहे हैं? वी आर सेइंग दैट कि सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नहीं होती, जीरो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है. वो तो आइडियल कंडक्टर के पास भी होती है, तो क्यों नहीं हम उसको आइडियल कंडक्टर कह दे रहे हैं? ठीक है, बिकॉज वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी फॉलो करता है. क्या वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी फॉलो करता है? वो क्या है कि इट ऑल्सो, ठीक है, पुश आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स इंटीरियर. ठीक है, यानी कि उसके पास क्या होता है? जीरो. उसके पास उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी जीरो होता है. इट मींस वो कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर? ठीक है, तो आइडियल कंडक्टर क्या है? आइडियल कंडक्टर वो मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होता है. बट सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसका
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज जीरो एज वेल एज, ठीक है, इट एक्ट एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि अपने अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर देता है, ठीक है। तो हुआ ना किससे सुपीरियर, हुआ आइडियल कंडक्टर से सुपीरियर, क्योंकि वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी वहां से रखता है। ओके, ये जो फिनोमिनन है वो वेरी फर्स्ट किसमें ऑब्जर्व हुआ, मर्क्यूरी में। एक्सीडेंटली किसने ऑब्जर्व किया, केओनस ने। ओके, किसमें, 1911 में, ठीक है। तो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, इस फिनोमिनन को डिस्कवर हुए, ठीक है। तो लेट्स सी इसके आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखता है एंड साथ साथ क्या रखता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर देता है। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, उसकी दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या, एक है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है या जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, दोनों के बीच का रिलेशन मैंने बता दिया, अगर रेसिस्टिविटी जीरो होगी तो रेजिस्टेंस भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व हुआ, मर्क्यूरी में, Hg में ऑब्जर्व हुआ। तो जब उसको ठंडा किया जा रहा था, उसको कूल किया जा रहा था, ठीक है, तो केओनस वाज मेजरिंग द रेसिस्टिविटी और द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, कौन से मटेरियल का, ही वाज ऑब्जर्विंग इट फॉर मर्क्यूरी मटेरियल। तो रेसिस्टिविटी मेजर कर रहे थे किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो उन्होंने देखा कि उसकी रेसिस्टिविटी जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होगी, लीनियरली घटेगी या रेजिस्टेंस लीनियरली घटेगा। बट क्या हुआ, एट अ सडन इसको ग्राफ को आना चाहिए था ऐसे, ओके, आना चाहिए था ऐसे। अगर ये एक नॉर्मल मेटल होता तो नॉर्मल मेटल में टेम्परेचर 0 केल्विन होने पर भी रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी 0 नहीं होती है ड्यू टू इंप्यूरिटीज, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है। इसको आना चाहिए था ऐसे, बट एट अ सडन क्या हुआ, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड कि उसका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी था वो एक टेम्परेचर 0 होने से पहले ही क्या हो गया, 0 हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ओके, तो जो ग्राफ यानी कि T0 केल्विन यहां होता, T0 केल्विन पर भी 0 नहीं होता अगर हम एक नॉर्मल मेटल लेते हैं। अगर हम एक हाईली प्योर मेटल लेते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस 0 पे जाके 0 होना चाहिए था, बट इसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी 0 होने से पहले ही 0 हो गया, सडनली ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या कहा, दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर। क्रिटिकल टेम्परेचर या इसका दूसरा नाम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर। इट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, सडनली 0 हो गया, कहां, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर, ठीक है। तो यहां से आगे अगर उसको ठंडा करते चले जाओगे तो उसकी रेसिस्टिविटी 0 ही रहेगी। तो इस जोन में रेसिस्टिविटी 0 है, इस जोन में रेजिस्टेंस भी 0 है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, 0 रेसिस्टिविटी, ठीक है, और 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी किससे कैरेक्टराइज होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये वेरी फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ किसमें, मर्क्यूरी में, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, देन अनदर साइंटिस्ट मेसनर ऑब्जर्व दैट इफ वी प्लेस अ सुपरकंडक्टर, कूल्ड सुपरकंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर दो डायग्राम शो किए गए हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी कि वो क्या है, कौन सी स्टेट में होगा। यहां पर आप जो देख रहे हैं, यहां पर मैं इसकी दो स्टेट बताता हूं, ठीक है। यहां पर जो सुपर कंडक्टर है वो दो स्टेट्स में रह सकता है सुपर कंडक्टर, बट उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर Tc से ज्यादा है तो वो अपनी कौन सी स्टेट में है, वो यहां है, तो वो कौन सी स्टेट होगी उसकी, वो उसकी नॉर्मल स्टेट है। तो सुपर कंडक्टर की कितनी स्टेट्स हो गई, दो स्टेट्स, कौन कौन सी हो गई, नॉर्मल स्टेट, और अगर टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का Tc से कम है तो वो उसकी हो गई कौन सी स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो देयर आर टू स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट जब टेम्परेचर Tc से ज्यादा होगा तो नॉर्मल स्टेट में होगा, जब Tc से कम होगा तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा। यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट। ओके, क्लियर है। नाउ
तो उन्होंने क्या कहा, अगर कोई सुपर कंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में है और उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं आप लाइंस, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप सुपर कंडक्टर के ऊपर जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाती, मतलब उसके अंदर से पास हो जाती, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसको मैं एच से दिखा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एच को हम, वैसे आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिंबल बी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या एच को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम एच एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब अगर इस सुपर कंडक्टर को अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ले आया जाए, यानी कि उसको ठंडा करा जाए, तो क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसके अंदर से क्रॉस होके जा रही थी, वो उनको बाहर पुश कर देगा। इट विल पुश आउट द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर। ओके, एंड उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट विल बिकम 0। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। या मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से निकल के जा रही हैं, अभी 0। सो नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग पासिंग थ्रू द सुपर कंडक्टर। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप किसी कूल्ड सुपर कंडक्टर का मतलब होता है अपनी कौन सी स्टेट में है वो, कूल्ड का मतलब है टेम्परेचर टीसी के नीचे है, उस पे अगर आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द सुपर कंडक्टर, दे विल बी पुश्ड आउट। ओके, और वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है, अभी बताता हूं कैसे एक्ट करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट विल बी 0। ओके, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। ओके, ठीक, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं। नाउ हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर विल बी 0, सो इट इज सम ऑफ व्हाट, म्यू नॉट एच प्लस एम। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, कोई आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा है कि बी को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बाय डिफॉल्ट, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, बी को कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एच क्या है, एच इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एच। ओके, सो हाँ, एम मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये मैग्नेटाइजेशन है, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। ओके, इसकी यूनिट भी क्या होती है, क्योंकि एच की और एम की यूनिट क्या होगी, सेम, तो क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो जो एच होता है, ठीक है, और एच तो हो गया क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एम को, दिस इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन द मटीरियल। ओके, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। ओके, एच किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, और दोनों का जो सम बन रहा है वो क्या है, दोनों का जो वेक्टर सम है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी मटेरियल के अंदर। तो यहां पर हो क्या रहा होगा, आपने एच लगाया बाहर से एक्सटर्नल, उसके अंदर इंटरनल क्या डेवलप हुआ होगा, उसके अंदर इंटरनल डेवलप हुआ होगा एम, किधर डेवलप हुआ होगा एम, एम मस्ट बी डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन, एम उसके अंदर इधर डेवलप हुआ होगा, तभी तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एच प्लस एम का जो सम है बी, वो कितना बन रहा है, ये सम कितना बन रहा है, 0। इट मींस जो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ है मटेरियल के अंदर, वो किसके बराबर है, माइनस एच, एग्जैक्टली उसको कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जिन मटेरियल्स में क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड होता है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विरोध कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, दैट मटेरियल इज नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरा में क्या होता है, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा हो जाती हैं उसके अंदर। ओके, डायमैग्नेटिक में क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोजिशन होता है, अपोजिशन होने से वो बाहर पुश होती हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल डायमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, ठीक है, तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश नहीं कर पाता है, वो बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर पाता है, ठीक है। तो नॉर्मल डायमैग्नेटिक, और यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है, परफेक्ट। परफेक्ट डायमैग्नेटिक वो मटेरियल है जो अपने अंदर से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर पुश कर देता है। ओके, सो कैसे एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है। अगर नॉर्मल डायमैग्नेटिक होता तो फील्ड लाइंस उसके अंदर थोड़ा कम होती, ठीक है, बट होती। ओके, तो ये कंप्लीटली खत्म कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई इसकी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ओके, मैग्नेटाइजेशन कितना है, H के बराबर। ओके, अदर प्रॉपर्टीज और देखते हैं इसकी। हम जानते हैं जो B है उसको म्यू एच भी लिखा जा सकता है, जहां पर अब आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में क्या फर्क है भाई, यहां पर है म्यू नॉट फ्री स्पेस परमिएबिलिटी, यहां पर क्या है, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। यहां पर मीडियम कौन है, मीडियम इज सुपर कंडक्टर, तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा बी की जगह मैं क्या रख रहा हूं, म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। आई विल यूज वन मोर रिलेशन, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये कैसे डिफाइन होती है, ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर m को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो यहां से क्या हो जाएगा, m का वैल्यू, m वैल्यू फ्रॉम हियर विल बी ससेप्टिबिलिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहां से m की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू एच। ओके, तो यहां से क्या रिलेशन हो जाएगा, यहां से हो गया क्या, म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस, वहां से क्या आएगा, ससेप्टिबिलिटी टाइम्स म्यू नॉट तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा h। तो व्हाट वी कैन टेक आउट, h कैन बी टेकन आउट, तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ओके, 1 प्लस susceptibility. This is the relation now. Okay, now we know that what is relative permeability. Relative permeability एक तो हो गया permeability, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू आर क्या हो गया, यहां से अगर मैं इस म्यू को इसके नीचे ले आता हूं तो व्हाट वी विल गेट म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो यहां पर मैं 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में या मेसनर इफेक्ट के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। ओके, कौन कौन से, तो मैंने डिफाइन किया मैग्नेटाइजेशन कितना है, मैग्नेटाइजेशन इज माइनस एच। तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एच एक्सटर्नल, और मैग्नेटाइजेशन किधर डेवलप हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डाउन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है यहां पे, इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, यहां से मैं इस इक्वेशन का यूज करके निकालूंगा ससेप्टिबिलिटी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम, तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास m इक्वल्स टू क्या, माइनस एच। इक्वेशन 1 थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी हो जाएगी, m बाई एच करने से इट इज -1 दिस टाइम। तो सुपर कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसका मैग्नेटाइजेशन इक्वल एंड अपोजिट होता है, माइनस एच होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, -1 होती है। म्यू आर कितना होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी से अभी डिराइव किया था हमने, 0। ध्यान रखिएगा भाई, व्हाट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मीडियम, 0। ओके, परमिएबिलिटी क्या होती है भाई, परमिएबिलिटी होती है म्यू आर म्यू 0 का प्रोडक्ट, तो कितनी हो गई ये भी 0। इक्वेशन नंबर 4, ये 4 पैरामीटर्स मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में आप ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है,
अब मैथमेटिकली मैं सिर्फ दो पैरामीटर लिखूंगा और आप समझ जाएंगे सुपर कंडक्टर क्या है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी इज characterized by two properties. Number one, zero electrical resistivity and perfect diamagnetism. ये सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन, ओके। तो हम इसको क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी अगर -1 है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो सुपर कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू प्रॉपर्टीज, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो उसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ससेप्टिबिलिटी -1 की फॉर्म में। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा हमने पता चल गया सुपर कंडक्टर क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके क्रिटिकल पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। वी विल सी इट्स क्रिटिकल पैरामीटर्स। सो क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ सुपर कंडक्टर, तो सबसे पहला क्रिटिकल पैरामीटर तो क्या है, ठीक है। क्रिटिकल पैरामीटर्स मतलब क्रिटिकल, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि अगर क्रिटिकल पैरामीटर डिस्कस नहीं करेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल है उसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए बहुत क्रिटिकल है। क्या क्या क्रिटिकल पैरामीटर है? क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? ये वो टेम्परेचर है, ठीक है, जिसके नीचे जस्ट ठंडा करने से क्या होता है, जैसे ही वो टेम्परेचर रीच करेगा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, सडनली ड्रॉप्स टू 0 होगी। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एट दिस टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सडनली ड्रॉप्स टू 0, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ध्यान रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी लाने के लिए या होने के लिए क्या जरूरी है? टीसी, टेम्परेचर टीसी से कम होना चाहिए, यानी कि कौन सी स्टेट, पहले भी मैं लिख चुका हूं, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। टेम्परेचर टीसी से बड़ा होगा तो कौन सी स्टेट? नॉर्मल स्टेट, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पैरामीटर, नेक्स्ट क्रिटिकल पैरामीटर इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम क्या कह रहे थे, इफ यू आर अप्लाइंग अ मैग्नेटिक फील्ड टू अ सुपरकंडक्टर, इट इज जस्ट पुशिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स इंटीरियर, ओके। वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उनको बाहर पुश कर दे रहा है, ठीक है। बट उसकी एक लिमिट है, उसकी एक क्रिटिकल वैल्यू है। अगर आप उससे ज्यादा का मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो कहां होगा, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा सकते। तो आपको यह इंश्योर करना होगा कि सुपर कंडक्टिविटी लेने के लिए उसका जो आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो किससे कम रहे, क्रिटिकल वैल्यू से कम रहे। तो वो कौन सी स्टेट में होगा? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा, ओके, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसकी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा लगा दिया तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, ओके। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हुई मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी फॉर अ कूल्ड सुपरकंडक्टर। यानी कि इन दोनों में ही हमने क्या रखा है, इन दोनों में ही हमने टेम्परेचर को कूल रखा है, ओके। यानी कि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, ओके, तो भी मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो गया तो सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है या नहीं? तो इसका मतलब क्या जरूरी है? T लेस देन TC के साथ साथ H लेस देन HC भी होना जरूरी है। आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा सकते एक पर्टिकुलर वैल्यू से, गॉट इट? ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है इसका टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर क्रिटिकल वैल्यू से कम होना चाहिए, ओके। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ HC, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो HC जो है, HCT टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, HC0 का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो पर, T इक्वल टू 0 केल्विन पर इसका जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरह होता है, T/TC होल स्क्वायर, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। आपको दो टेम्परेचर्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देकर आपसे HC0 पूछ सकता है या TC पूछ सकता है, ठीक है। नाउ इसका जो ग्राफ आएगा
इसका जो ग्राफ आता है इट कुड बी लाइक दिस। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं HCT डिवाइड बाय HC0। तो अगर मैं HCT इसको इसके नीचे ले आऊंगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, जब HC किसके बराबर होगा, HC0 के बराबर होगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1। इधर मैं ले रहा हूं T बाय TC। ओके, तो जब T TC के बराबर होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1। ओके, कभी कभी आप HCT वर्सेस, मतलब इसमें जो ग्राफ है HCT बाय HC0 का, ठीक है, T बाय TC के साथ, इसका वेरिएशन वही होगा जो HCT, अगर मैं अकेला HCT को प्लॉट करता किसके साथ, T के साथ, तो वो भी बना के दिखा दूंगा मैं अभी। ठीक है, तो इसका जो वेरिएशन है वो किस तरह आता है, ओके लाइक दिस। ओके, तो अगर कहीं पे आपको कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है तो नीड नॉट टू वरी, क्योंकि HC0 एक कांस्टेंट पैरामीटर है, से कहां T ऐसे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, वेरिएशन विल बी सेम, नीड नॉट टू वरी। ओके, वेरिएशन विल बी सेम। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर TC, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, HC0। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन। एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन HCT क्या होगा, HCT विल बी HC0। तो ये मैक्सिमम होगा मिनिमम, इट विल बी मैक्सिमम। ओके, एंड एट T इक्वल्स टू 0, सॉरी T इक्वल्स टू TC, HCTC कितना होगा, HCTC विल बी 0। ओके, यानी कि क्या है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाकर TC के बराबर कर दिया है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की कोई जरूरत नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर ने उसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, तो इसलिए क्या जरूरी पैरामीटर आया अभी तक, अभी तक दो जरूरी पैरामीटर आए, T शुड बी लेस देन TC एंड H शुड बी लेस देन HC इन ऑर्डर टू गेट अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इनमें से एक भी पैरामीटर आपने ज्यादा कर दिया, कोई एक, दोनों नहीं कोई एक, तो भी क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, one more thing we will discuss, one more critical parameter we will discuss, critical current density। अब आपको पता होगा कि अगर मैं कहूं कि भाई कोई सुपर कंडक्टिंग वायर है आपके पास, इफ यू हैव अ सुपर कंडक्टिंग वायर, ओके, दिस इज अ सुपर कंडक्टिंग वायर, इसमें हमें कोई करंट कैरी करा के ले जानी है, वी वांट टू कैरी करंट आई इन इट, और वो करंट इसके क्रॉस सेक्शन में से निकल के जा रही है ऐसे करके आई। ओके, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। ओके, तो इसके J में और I में क्या रिलेशन होगा, हमने करंट डेंसिटी बोला है, तो अगर हम कह रहे हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी J जो होगी वो होगी करंट डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या है, J की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्रिटिकल करंट डेंसिटी। ठीक है, अब जरा देखिए सुपर कंडक्टर का मेन यूज क्या है, मेन फंक्शन क्या है सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर का मेन फंक्शन है, यानी कि अगर मैं सुपर कंडक्टिंग वायर बना रहा हूं तो इट मींस इट कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। क्यों ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर सकता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल मेटल की बात करें तो हमारे पास एक अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, तो सिल्वर कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो सिल्वर कहां यूज होता है, जहां हमें बेसिकली क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, बहुत पतले वायर में, बहुत थिन वायर में, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। समझ रहे हैं या नहीं, एल्यूमिनियम यूजुअली ऐसी जगह यूज होता है जहां मोटे मोटे वायर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मोटा वायर अगर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, तो इट कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ओके, तो अब सुपर कंडक्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स को कैरी करना। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 0, तो इट कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कैरी करना। अच्छा, इसका यूजुअली यूज कहां होता है, जहां पर हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ओके, इसमें करंट आई कैरी कर रही है, और मैं इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं B यहां पे। ओके, ठीक है, तो कितना होता है भाई B,
आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, इसका जो बी होता है, एक लार्ज करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 आई, ओके, ओवर 2 पाई। अगर मैं इसका रेडियस कितना लेता हूं, इफ आई टेक इट्स रेडियस एज ए, ओके, सो इट विल बी 2 पाई ए। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसमें कितना होगा, म्यू 0 आई ओवर 2 पाई ए। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो किसी भी, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो, चाहे वो सोलेनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना ज्यादा आप करंट कैरी करवा सकते हैं किसी वायर में से या कॉइल में से या सोलेनॉइड में से, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है या नहीं। तो हमें बेसिकली सुपर कंडक्टर्स कहां यूज होते हैं, सुपर कंडक्टर ऐसी जगह पर यूज होते हैं जहां पर हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लिया आपने सुना होगा एमआरआई मशीन्स, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स जो होती हैं, ठीक है, एमआरआई का आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है, मेडिकल डिवाइस है। तो वहां पर हमें क्या होता है, ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी अच्छी इमेज आएगी, उतना रेजोल्यूशन बेहतर होगा, ठीक है। तो वहां पर हम सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं, सुपर कंडक्टिंग वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मींस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। या मैग्लेव ट्रेन्स, आपने सुना होगा मैग्नेटिक ट्रेन्स का नाम, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविटेटिंग ट्रेन्स होती हैं, उनमें बेसिकली हमें क्या है, अगेन वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट टू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इसलिए सुपर कंडक्टर का मेन एप्लीकेशन है, ज्यादा जहां पर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट कैरी करना होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख दिया यहां पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बेसिकली क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखता हूं ए विल बी कितना, इट विल बी पाई ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या है, एक डिस्क की तरह होगा या एक सर्कल की तरह होगा, पाई ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूं, इफ आई पुट दिस करंट, तो यहां पर क्या हो गया, करंट का वैल्यू आई डिवाइडेड बाय कितना, पाई ए स्क्वायर, ओके। तो आई की जगह आई कैन रिप्लेस आई इज नाउ j टाइम्स पाई ए स्क्वायर, ओके। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, b कैन बी रिटन एज j पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट j पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, पाई इज कैंसल्ड, a इज कैंसल्ड, तो आंसर आया कितना, म्यू 0 j पाई इज कैंसल्ड a बाय 2, ओके। तो यानी कि आप इस एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशन 1, और इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर, ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग आई विल राइट डाउन ओवर हियर, ठीक है। तो अगर मुझे इसको h में बदलना है तो वो b बाय म्यू 0 करके, ठीक है, b बाय म्यू 0 करके आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू h। तो h का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, h का ये वाला इक्वेशन 1 वाला एक्सप्रेशन क्या होगा अगर मैं h की फॉर्म में लिखूंगा। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में पूछ रहा है तो आप b निकाल के बताएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा होगा किसमें, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग आस्क्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देन वी विल यूज h, ओके। तो h का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां से h का एक्सप्रेशन होगा म्यू 0 इसके नीचे ले आओ, तो i बाय 2 पाई ए, i बाय 2 पाई ए h का एक्सप्रेशन। यहां पर h का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहां का h का एक्सप्रेशन होगा h इक्वल टू क्या, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 का h का एक्सप्रेशन होगा जे ए बाय 2, ओके। अगर आप क्रिटिकल लिख रहे हो, तो अगर आप क्रिटिकल लिख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, दोनों को क्रिटिकल बनाना होगा, ओके भाई। अगर आप इसको क्रिटिकल लिख रहे हैं तो इसको भी क्रिटिकल बनाना होगा। तो ये क्या होगा, आईसी विल एक्ट एज क्रिटिकल करंट, ओके। यहां भी एचसी लिख रहे हो तो इसको क्रिटिकल करंट बनाना होगा, ओके। सिमिलरली अगर आप यहां पे क्रिटिकल लिख रहे हो एचसी, तो इसको क्या बनाना होगा, जेसी, ओके। तो यानी कि एचसी और जेसी आपस में कैसे हैं, एचसी एंड जेसी क्या है भाई, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल करंट डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ओके। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपरकंडक्टिविटी, दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, नो सॉरी, maximum amount of current density that can flow through the superconductor, ठीक है, without destroying superconductivity। तो यहां पर सुपरकंडक्टिविटी को खत्म नहीं करना है, तो हमें क्या रखना है, क्रिटिकल वैल्यू से कम रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको सुपरकंडक्टिविटी चाहिए तो सारे पैरामीटर्स क्रिटिकल के नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेना इसका। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है कि भाई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वी आइदर नीड
अगर मान लिया HC पूछ रहा है, HC की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो वो न्यूमेरिकल हम अलग से देखेंगे ऑल दो, बट फॉर्मूले यहां पे देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सस्टेन सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, for superconducting state, what is the need? Need is temperature should be less than critical value, magnetic field should be less than critical value, current density should also be less than critical value. तो ये superconducting state के लिए required है। अगर इनमें से एक भी critical parameter ज्यादा हुआ critical value से, एक भी, सारे नहीं, एक भी अगर ज्यादा हुआ तो वो अपनी normal state में चला जाएगा और superconductivity destroy हो जाएगी। So I hope you understand this lecture. In the next lecture of superconductivity, we will discuss the classification of the superconductors and London theory, and then next on BCS theory, etc. So please share, subscribe, and like. Thank you so much for watching this lecture.